नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ है सुरभि। ईरान इजरायल युद्ध में अब ट्रंप वर्सेस पुतिन, अब ये स्टोरी है आगे की, क्योंकि देखिए ईरान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हम आपको सुबह से बता रहे हैं, लेकिन असली मुकाबला अब क्या ये होगा, क्योंकि जंग के 10वें दिन ईरान और इजरायल की जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। आप जानते हैं अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु प्लांट्स पर एक साथ घातक प्रहार किया। नतांज, इस्फहान, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर B-2 बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइल से हमले किए गए, जिसमें अमेरिका और इजरायल का दावा है कि तीनों प्लांट पूरी तरह तबाह हो गए। हालांकि इसके बाद वर्ल्ड वॉर शुरू होने की आशंका कैसे और तेज हो गई है। हुती, हिजबुल्ला और ईरान के अलावा दूसरे देशों के भी इस युद्ध में शामिल होने का डर कैसे बढ़ गया है, एक डिटेल एनालिसिस होगा आपके सामने, साथ ही दिखाएंगे लेटेस्ट तस्वीरें। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इजरायल से है, जहां आपको बता दें वॉर जोन से लगातार आ रही बड़ी खबरों के बीच इस वक्त की पहली बड़ी खबर, इजरायल ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है और इजरायल ने आज 30 ड्रोन मार गिराने का किया है दावा। आपको बता दें IDF ने ड्रोन गिराने का वीडियो जारी किया है। ये फिलहाल पहली तस्वीर आपके सामने, जहां इजरायल ने ड्रोन गिराने का दावा किया है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। IDF ने ड्रोन गिराने का ये वीडियो किया है जारी। और ईरान में इजरायल की बड़ी स्ट्राइक, 8 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। ईरान में इजरायल ने एक और बड़ी स्ट्राइक की है थोड़ी देर पहले और 8 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए, ये दावा है इजरायल का। ये देखिए उन्हीं में से एक लॉन्चर, पोर्टेबल लॉन्चर था ये, जिसको तबाह किया इजरायल ने और उसका वीडियो भी जारी किया। लगातार सामने आ रही तस्वीरों के बीच अगली बड़ी खबर उस तस्वीर के साथ, जहां इजरायली लड़ाकू विमानों का ईरान में कहर और ईरानी शहर तबरीज पर कई हवाई हमलों को अंजाम दिया गया। आपको बता दें तबरीज में स्ट्राइक से मची भारी तबाही की ही ये तस्वीरें सामने आ रही है। अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें, हालांकि दावा ये कि ये तबरीज की उस जगह की तस्वीर है जहां हवाई हमलों को अंजाम दिया गया है और लगातार इजरायली लड़ाकू विमानों का ईरान में इसी तरीके से कहर जारी है। और इजरायल का बड़ा दावा, 2 ईरानी प्लेन तबाह करने का दावा है इजरायल का। 2 ईरानी F-5 जेट तबाह किए, यह IDF का दावा है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजरायल की सेना, उसने दावा किया है कि ईरान के 2 F-5 जेट उन्होंने तबाह कर दिए। और जंग के बीच इस वक्त की एक और बहुत बड़ी खबर है, जहां ट्रंप से बात करने के मूड में नहीं है पुतिन। आपको बता दें आगे कभी बात हो सकती है। पेस्कोव का ये बयान इस हालात के बीच में जिस तरीके से सामने आ रहा है उसको देखते हुए इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां ट्रंप से बात करने के मूड में ही नहीं है पुतिन। हालांकि इस पूरे हमले के बाद जिस तरीके का बयान इस वक्त पेस्कोव की तरफ से सामने आ रहा है उसके मुताबिक आगे कभी बात हो सकती है। और अमेरिकी हमले के बाद रूस का एक बयान आया है, ईरान की मदद के लिए कई देश तैयार हैं, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने। परमाणु हथियार देने के लिए कई देश तैयार है ईरान को, मेदवेदेव कह रहे हैं। ईरानी ठिकानों पर हमले का मामूली नुकसान हुआ है, हमलों से अमेरिका को क्या मिला ये मेदवेदेव पूछ रहे हैं। मेदवेदेव रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी हेड हैं। दिमित्री मेदवेदेव पुतिन के बाद एक बहुत बड़ा फिगर है रशिया का, और वो यहां पर कहते हुए कि ईरान को कुछ और देश परमाणु हथियार दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन इस बीच एक्सपर्ट्स के पास जाएं उससे पहले खबर को इस लिहाज से समझिए कि क्या अमेरिका को रूस का ये खुला चैलेंज है। फिलहाल दिमित्री मेदवेदेव का जो बयान सामने आया है उसके बारे में खबर, ईरान में 3 ठिकानों पर हमला करके अमेरिका को मिला क्या। ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु ढांचे को मामूली नुकसान की भी बात कही जा रही है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन अब और खुलेआम हो गया है और भविष्य में परमाणु हथियार का उत्पादन भी जारी रहेगा। कई देश ईरान को सीधे परमाणु हथियार देने के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका
नए संघर्ष में उलझा और जमीनी युद्ध की अब संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि ईरान में एकजुटता अब और ज्यादा बढ़ेगी और शांति की बात करने वाले ट्रंप ने एक और युद्ध शुरू कर दिया है। जिस तरीके का बयान इस वक्त सामने आया है तेल अवीव से, फिलहाल आपको बता दूं, लगातार सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी मनीष झा लगातार हमें दिखा रहे हैं और इस बयान के आधार पर गौरव जरूरी है एक्सपर्ट से एनालाइज करना कि इस बयान के आधार पर आने वाले वक्त में किस तरीके का रिटेलिएशन हो सकता है और किस तरीके का एक्शन हो सकता है। इस बारे में चर्चा के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और प्रोफेसर राजन कुमार फॉरेन मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों से इसको लेकर सवाल करें उससे पहले तेल अवीव रुक करेंगे। मनीष, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और बताएं हालात क्या हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए कुछ घंटे पहले जिस तरीके से तेल अवीव और इजराइल के कई शहरों में कहर बरपा था, उसके बाद अभी मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े ही सही लेकिन लोग नॉर्मल हो रहे हैं, उस घटना से उबर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती कि ना जाने फिर कभी ईरान की तरफ से मिसाइल हमले हो और मुझे ऐसा लगता है कि आज रात में फिर हमले होंगे। रोहित, जिस वक्त मैं ये बता रहा हूँ तब तक आप थोड़ा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो युद्ध की हालत है वो और अधिक भीषण हो रहे हैं, प्रचंड हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी इजराइल का हौसला बुलंद है, वो इसलिए क्योंकि अब इस युद्ध में सीधे सीधे अमेरिका का उन्हें साथ मिल गया है। अमेरिका की मदद तो पहले मिल ही रही थी, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से इस जंग में कूदा है उसके बाद इजराइल को ये लग रहा है कि ये मामला अब 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 का हो गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त आप देख रहे हैं जो इजरायली लोगों की एक प्रवृत्ति है कि जब संकट आए तो उस वक्त वो बॉम्ब शेल्टर में चले गए, लेकिन वो फिर बाहर निकले हैं और फिर उसी एक नॉर्मल टाइप से वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि जैसे ही सायरन बजेगी, देखिए मैं आपको बताऊं, एक से बढ़कर एक मिसाइल आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जीवन का जो डिसिप्लिन है, सायरन बजते ही जो जहां जिस कंडीशन में है सब कुछ छोड़कर वो बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं और बॉम्ब शेल्टर में शरण ले लेते हैं। यही वजह है कि इतनी भीषण तबाही में भले बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है लेकिन लोगों की जान ना के बराबर गई है और ये मुझे लगता है दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी सीखना चाहिए, कम से कम सिविक सेंस में। अब जो दूसरी बात आती है, आप लोग चर्चा कर रहे हैं रूस को लेकर। देखिए, ईरान और इजराइल के जंग में रूस के लिए कोई फैसला लेना आसान नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह भी रहे थे और ये सच भी है कि इजराइल में आज की तारीख में एक बड़ी संख्या रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की है। सोवियत संघ के अलग अलग मुल्क के लोग इजराइल में रह रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई रशियन ज्यूज़ है, कोई यूक्रेनियन ज्यूज़ है, कोई अजरबैजानी ज्यूज़ है। बतियाम में जो लोग मारे गए थे उसमें से ज़्यादातर वही लोग शामिल थे। मुझे यहाँ बहुत से लोग मिलते हैं जो रूसी भाषा में मुझसे बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि यहाँ रूसी भाषा में रहने वाले, तो एक तरफ ईरान से रूस की दोस्ती, वहीं दूसरी तरफ रूसी लोगों का इजराइल में होना। अब ऐसे में रूस के लिए किसी एक तरफ झुकना यह आसान काम नहीं होगा। अगर बात अमेरिका की होती तो अलग बात थी, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में किसी एक को चुनना पुतिन के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। ओवर टू यू। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ रहिए। तो मनीष बता रहे हैं कि रशिया के लिए भी कैसे दुविधा की बात है, लेकिन हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले देखिए एक खबर दिखाना चाहता हूं मनीष की। हमले के वक्त ग्राउंड जीरो पर टीवी9 के कैमरे पर हमले की लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमले के वक्त मौके पर हमारे संवाददाता मनीष वहीं पर मौजूद थे। ईरानी हमले के बाद कैसा था तेल अवीव में मंजर, देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। माय गॉड, मैं जहां पर खड़ा हूं, इधर रोहित, मैं जहां पर खड़ा हूं उस वहां पर भी भयानक हमले हुए। ये देखिए रोहित, अगर आप दिखा रहे होंगे, ये देखिए धूमधाम जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर, ये देखिए आपको लगातार, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें तेल अवीव में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां पर देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि आपको, ये देखिए फिर आप शीशे को हिलते हुए देख रहे हैं और बंकर में चलो। देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं, इस वक्त तस्वीरें ये हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं ठीक इसी जगह पर मिसाइल से हमले हुए हैं और यहां पर अब मैं अंदर बेसमेंट में आ गया हूं। तेल अवीव से सामने आई कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, उससे पहले ईरान के नातांज पर स्ट्राइक के बाद की अब ये पहली तस्वीर, जहां 20 किलोमीटर दूर से ही नातांज की ये तस्वीर सामने आई है। नुकसान का अंदाजा लगा पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि किस तरीके से स्ट्राइक में नातांज को टारगेट किया गया और नातांज पर हुए हमले की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि 20 किलोमीटर दूर तक ये साफ नजर आ रहा था कि किस तरीके से धुएं का ये गुबार बढ़ता ही गया। जहां साफ है
कि जो स्ट्राइक की गई है उसमें नतांज को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है। नुकसान का अंदाजा लगा पाना हालांकि मुश्किल है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची रूस जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची। अभी बात थी कि क्या रूस खुलकर अब ईरान के पक्ष में आएगा। लगता है ईरान तो यही चाहता है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब पुतिन से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं रूस। अराक्ची पुतिन से मुलाकात करेंगे और वहां फिर जरूर इस युद्ध के समय उनसे मदद भी मांगेंगे। हालांकि एक बड़ा सवाल गौरव एक्सपर्ट के जरिए जानना जरूरी है कि अगर ईरान रूस पर निर्भर कर रहा है तो रूस से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ऐसे में रूस आज के इस हालात में किस स्तर पर मदद कर सकता है, इस बारे में प्रोफेसर राजन आपसे सवाल भी करूंगी। उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का ये जो बयान सामने आया है, खामेनेई पर हमला तो अंजाम बुरा और ट्रंप ने विश्वासघात किया है। अराक्ची का ये बयान, ट्रंप ने अपराधी इजरायल का साथ दिया है, क्योंकि अब इजरायल का साथ देते हुए ही जिस तरीके से बड़े स्तर पर अमेरिका ने सीधे ईरान पर हमलों को अंजाम देते हुए टारगेट किया है, उसके बाद रूस से किस तरीके की ईरान मदद एक्सपेक्ट कर रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का यह बयान सामने आना और दूसरी तरफ बड़ी खबर जो गौरव ने आपको बताई कि व्लादिमीर पुतिन से भी जल्द अराक्ची मुलाकात करने वाले हैं। और प्रोफेसर राजन, अगर क्रोनोलॉजी को देखें तो पहले यह बात आती है कि ट्रंप से बात करने के मूड में नहीं है पुतिन। फिर दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं कि ईरान को कुछ देश दे सकते हैं परमाणु बम। उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम रूस जाएंगे, बात करेंगे, पुतिन से मुलाकात करेंगे। तो किस हद तक, क्या क्योंकि अमेरिका और इजराइल जिस तरह से साथ आए, जाहिर सी बात है ईरान उनका शायद अपने दम पे मुकाबला ना कर सके, तो किस हद तक रूस अब ईरान की आखिरी उम्मीद दिखती है और किस हद तक रूस ईरान को मदद कर सकता है? देखिए, अभी समीर, अभी का जो माहौल है उसमें रूस ही शायद एक ऐसी शक्ति है जो अगर इसमें शामिल हो तो पूरा युद्ध का नक्शा बदल सकता है। और एक तरह से अभी जो इम्बैलेंस चल रहा है, क्योंकि आपने जैसा सही बताया कि ईरान अकेले उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह इजराइल और अमेरिका का एक साथ मुकाबला कर पाए। तो वैसे में ईरान को एक दूसरी शक्तियों की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। उनके जो अपने प्रॉक्सी फोर्सेस थे वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। चीन ओपनली आना नहीं चाहता उनके सपोर्ट में, लेकिन ईरान रूस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में अगर रूस का इन्फ्लुएंस है तो उसका कारण पहले सीरिया था और अभी ईरान अकेला एक ऐसा कंट्री बच गया है जो कि जिसके साथ रूस के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो सारे देश हैं वहाँ पे यूएई या सऊदी अरब, कतर इत्यादि देश, जॉर्डन, ये सारे अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं और वहाँ पे अगर बैलेंस कर सकता है किसी को तो वह रूस कर सकता है। अब सवाल उठता है कि रूस कैसे मदद कर सकता है। तो पहले तो यह कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से मदद कर सकता है कि थोड़ी सी दबाव बनाने की कोशिश करे, भारत, चीन इत्यादि जैसे देशों के माध्यम से अमेरिका और पश्चिमी देशों पे दबाव बना सकता है। दूसरा कि अगर वो रूस अगर सप्लाई की बात करे, अगर वहाँ पे मिलिट्री वेपन्स इत्यादि की बात करे और कमिट करे तो फिर इस युद्ध का नक्शा बदल सकता है। और मुझे लगता है कि कुछ छुपे छुपे तरीके से मुझे लगता है मदद कर भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ओपनली अभी नहीं कर रहा है रूस। उसका कारण यह है कि रूस के अपने युद्ध हैं और रूस की भी बातचीत चल रही है ट्रंप से। सवाल है कि पूरी तरह से डिपार्ट कर पाएंगे नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इसीलिए रूस के पास अभी ईरान जाना चाहते हैं। बड़ी बात आपने आसान शब्दों में समझा दी कि आखिर किस तरीके से अगर रूस सीधे तौर पर ईरान की मदद करता है तो युद्ध का रुख बदल सकता है। लेकिन अभी के हालात में डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जिस स्तर तक वो मदद पहुंचा सकता है वो पहुंचाने की जरूर कोशिश भी कर रहा है। एक और बड़ी खबर है और ये इजराइल पर खैबर मिसाइल से हुए अटैक को लेकर एक खबर आ रही है, जहां पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है और इसके जरिए कैसे अटैक किया गया। आपको बता दें, इजराइल पर हमले का ये 20वां चरण बताया जा रहा है, यानी अलग अलग चरण में जिस तरीके से अभी तक इजराइल को टारगेट करते हुए हमलों को अंजाम दिया गया है, उसमें फिलहाल लेटेस्ट अटैक के बारे में एक खबर आई है कि इजराइल पर अब खैबर मिसाइल से अटैक हुआ है और पहली बार है कि खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। और तेल अवीव में हमले से रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई। तेल अवीव में हमले से एक और रिहायशी इमारत तबाह हो गई। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है अभी की, जहां पर देखिए तेल अवीव में गाजा जैसी तबाही हुई है और ईरान की मिसाइल का निशाना बनी है एक रिहायशी इमारत। तो मतलब अब चाहे वो रिहायशी इलाका हो, सिविलियंस हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो,
कुछ भी अब बच नहीं रहा है ईरान के निशाने से, ईरान के हमलों से। और देखिए कैसे यहाँ पर खंडहर हो गई है इमारत। ये ईरान की मिसाइल के अटैक के बाद तेल अवीव में इजराइल की इस इमारत का हाल देखिए। ये है एक रिहायशी इमारत जिसको निशाना बनाया ईरान ने। और इस बीच सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा हमला और रिहायशी इलाकों पर गिरी मिसाइल। अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरों से साफ है कि लगातार किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। ईरान इजराइल में बड़े स्तर पर रिहायशी इलाकों को जिस तरीके से टारगेट कर रहा है, उसमें एक और ऐसे इलाके की तस्वीर सामने आई है जिससे साफ है कि इसी मिसाइल हमले में इमारतें कैसे ध्वस्त हुई हैं। हालांकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ग्राउंड से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी मनीष झा हमको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी मनीष झा की वो ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने थी जहां से वो लाइव रिपोर्ट कर रहे थे और उसी वक्त हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि अलग अलग जगहों पर शेल्टर्स जिस तरीके से बनाए गए हैं, लगातार हो रहे हमलों के बीच लोगों ने शेल्टर्स में शरण ले रखी है और ईरान का इजराइल पर यह एक और रिहायशी इलाके पर मिसाइल के जरिए किया गया हमला। और तेल अवीव में हमले के बाद भारी तबाही देखने को मिल रही है। तेल अवीव में तबाही की सबसे नई तस्वीर आई है जो आपके सामने रख रहे हैं। अभी की तस्वीर है, बड़ी खबर है। ये देखिए कैसे चारों तरफ तबाही दिख रही है इस तस्वीर में। ये तेल अवीव की तस्वीर है, इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर की तस्वीर है, जहां पर ईरान के मिसाइल अटैक ने क्या मंजर वहां पर पैदा कर दिया है, आप इन तस्वीरों में देखिए। हालांकि अमेरिका का हमला और इजराइल से ईरान का बदला, तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने डिटेल वाइज, क्योंकि कैसे हुआ हमला। 20वें चरण का अटैक, 40 मिसाइलों से अटैक और पहली बार खैबर का इस्तेमाल किया गया है। खैबर मिसाइल आपको बता दें मीडियम रेंज वो मिसाइल जो अब परमाणु ठिकानों पर हुए हमले के बाद इस्तेमाल की गई है। हालांकि कहां पर हमले हुए हैं, बेन गुरियन एयरपोर्ट और बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। दत्ता सर, जानती हूं आपके साथ इस ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज करना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मेरे सहयोगी मनीष का मैं रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मनीष 20वें चरण का अटैक जिसके बाद सबसे बड़ी खबर आई कि किस तरीके से पहली बार अब खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है, उसमें किस तरीके से अब हमलों को कौन कौन सी लोकेशंस पर अंजाम दिया जा रहा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ तक लोकेशन का ताल्लुक है तो तेल अवीव के 2-3 लोकेशन में तो मैं खुद भी गया, बल्कि एक लोकेशन ऐसा भी है जहाँ पर कल शाम में मैं एक इजराइल की सांसद का इंटरव्यू लेने के लिए गया था। वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल है, एक यूनिवर्सिटी है और इस मिसाइल आकर वहीं गिरी है। अब वो मिसाइल जानबूझकर वहाँ टारगेट की गई या फिर जो है सो इंटरसेप्ट करने के दौरान वो मिसाइल वहाँ पर गिरी है, लेकिन हाँ, वो कम्प्लीटली सिविलियन इलाका है। वहाँ पर कोई किसी भी तरह का लैब या कोई मिलिट्री साइट्स तो नहीं है, चाहे ईरान जो भी दावा करे। उसी तरीके से बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करते हुए भले ही मिसाइल दागी गई थी, लेकिन बेन गुरियन एयरपोर्ट अभी सुरक्षित है और भले ही एयर स्पेस बंद है इसलिए फंक्शनल नहीं है, लेकिन वो सुरक्षित है, ये मैं दावे से कह सकता हूं चूंकि मैं तेल अवीव में मौजूद हूं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान के पास आज की तारीख में जो मिसाइल है और हर बीतते दिन के साथ वो पूरी दुनिया को सरप्राइज कर रहा है अपने मिसाइल की क्षमता से और मिसाइलों के भंडार से। कि देखिए, कभी वो खैबर मिसाइल के जरिए हो, कभी सीजल मिसाइल के जरिए हो या कभी फतेह 1 मिसाइल के जरिए हो। अब तक वो केवल घोषणा करता था और लोगों को लगता था कि बस ईरान दावे कर रहा है, लेकिन 2000 किलोमीटर दूर आकर जिस सटीक तरीके से ईरान के मिसाइल निशाना लगा रहे हैं, वो अपने आप में पूरी दुनिया को बताने की स्थिति में है कि ईरान के पास भी क्षमता है। देखिए, मोटे तौर पर 2000 से ज़्यादा मिसाइल अभी भी ईरान के पास बचे हैं, इसके बावजूद कि 500 के करीब मिसाइलों का उन्होंने इस्तेमाल किया। 500 से 700 करीब मिसाइलों को इजराइल कह रहा है कि हमने ख़त्म किया, तब भी 2000 से अधिक मिसाइल हैं। इसलिए इजराइल पर खतरा टला नहीं है। इजराइल पर लगातार मिसाइल से हमले किए जाते रहेंगे। उन मिसाइलों को रोकने की भरपूर कोशिश इजराइल कर रहा। जी बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं कि ईरान ने अपने मिसाइल पावर से दुनिया को हैरान किया, लेकिन सवाल है कि वो मिसाइल पावर टिकेगी कब तक। इसी बीच तेल अवीव में मिसाइल अटैक से दहशत है। हमले के बाद लोग बंकरों में छिप रहे हैं। तेल अवीव में मिसाइल अटैक से दहशत के बाद लोग भागकर बंकरों में छिप रहे हैं और ये अक्सर हो रहा है, दिन में कई बार हो रहा है। लोग कुछ भी कर रहे हैं, सायरन बजता है, तुरंत वो भागकर बंकरों में छिपते हैं और उसके कुछ मिनटों बाद वहां पर मिसाइलें आकर गिरती हैं। ये देखिए कैसे लोग, ये मिसाइल अटैक ने वहां पर तबाही मचाई है और उसके पहले कैसे लोग बंकरों में छिपे। ये है तेल अवीव का इलाका, जहां पर देखिए चारों तरफ आपको
यहाँ पर मलबा दिखेगा, सामान अस्त व्यस्त दिखेगा, जो वहाँ पर फर्नीचर रखा है बिखरा हुआ दिखेगा, कांच के टुकड़े आपको बिखरे हुए मिलेंगे, कांच टूटा हुआ मिलेगा। ये टोटली आपको कह सकते हो कमर्शियल इलाका लगता है, कमर्शियल स्ट्रीट लगती है, जहाँ पर कैफ़ेज़ हैं, जहाँ पर शोरूम्स हैं, जहाँ पर दुकानें हैं, जहाँ पर लोग अपने घर परिवार के साथ जाते हैं खरीदारी करने, घूमने फिरने, और वहाँ पर यह अटैक हुआ है, जिसको देखकर आप कह सकते हो कि एक सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट पर यह अटैक हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गौरव, अब ईरान की तबरीज में भी अटैक की नई तस्वीरें सामने आई हैं। इजरायल ने थोड़ी देर पहले यहां पर स्ट्राइक को कैसे अंजाम दिया? दावा यह कि आईआरजीसी के आशुरा डिवीजन हेडक्वार्टर पर हमले को अंजाम दिया गया है। तो लगातार स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस के तहत ऐसे ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां से ये ऑपरेट करते हैं। फिलहाल ये लेटेस्ट तस्वीर ईरान के तबरीज से सामने आई है। इजरायल ने थोड़ी देर पहले किस तरीके से स्ट्राइक को अंजाम दिया और दावा यह किया कि आईआरजीसी के आशुरा डिवीजन हेडक्वार्टर पर यह कामयाब हमला था। और ईरान में हमले पर अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क CNN ने बड़ा दावा किया है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया, ये CNN ने दावा किया है। नतान्ज में 2 GBU-57 बॉम्ब गिरा, ये CNN का दावा है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल के परीक्षण का वीडियो भी सामने आया है। अब एक बार फिर से इजरायल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के बारे में जो जानकारी हमारे सहयोगी मनीष दे रहे थे, उस पर हुए अटैक को लेकर किए गए दावे और तस्वीर के तहत ये खबर, जहां तेल अवीव से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया है और ईरान के हमले के बाद विमान डाइवर्ट किए गए हैं। आज सुबह ईरान ने हमला किया था। थोड़ी देर के लिए लगातार बड़ी हलचल के बीच ये खबर आई थी कि किस तरीके से ये एक कामयाब हमला था, लेकिन इस बारे में कॉन्फर्मेशन के साथ तेल अवीव से हमारे सहयोगी मनीष झा ने बताया कि किस तरीके से बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करने को लेकर खबर थी, लेकिन सब कुछ ऑपरेशनल ही है। ऐसे में खबर यह भी है कि हालात को देखते हुए तेल अवीव से कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया और ईरान के हमले के बाद विमानों को डाइवर्ट करने का फैसला लिया गया है। और यूएस के हमले पर खामनेई का बड़ा बयान आया है। यूएस को अब तक का सबसे बड़ा जख्म देंगे, ये कह रहे हैं आयतुल्लाह खामनेई। ईरान के जवाब का इंतजार करे अमेरिका, खामनेई ने यह चेतावनी दी है। यूएस को ऐसा जख्म कभी नहीं मिला होगा, खामनेई ने यह भी कहा है। हालांकि यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका ने जिस तरीके से हमला करते हुए ईरान को टारगेट किया है, क्या ईरान बौखला गया है? और अगर ईरान बौखला गया है तो अब रण आगे होगा भीषण, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई का फिलहाल जो बयान आया, हमले के लिए अमेरिका तैयार रहे, यूएस की एंट्री से अपूरणीय नुकसान और ऐसा हमला होगा जैसा सोचा भी नहीं होगा। हालांकि अमेरिकी बेस पर हमले की संभावनाएं अब और ज्यादा बढ़ गई हैं और अमेरिकी बेस ईरान की जद से दूर भी नहीं है। ईरानी परमाणु एनर्जी एजेंसी, जहां NPT का उल्लंघन कर क्रूर हमला हुआ, उनकी तरफ से कहा गया हमलों पर IAEA की चुप्पी से भी हैरानी है। ईरानी एन कार्यक्रम IAEA की निगरानी में और दुनिया को हमले की निंदा करनी चाहिए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। ऐसे में सवाल दत्ता सर आपसे, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को वाकई ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल्स के जरिए इजरायल को, तेल अवीव को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, चौंका कर रख दिया है। ऐसे में अमेरिका के इस हमले के बाद क्या हो सकता है ईरान का अगला एक्शन? यही एक और सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ईरान ने अपनी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, क्योंकि ईरान को पता था कि उसकी जो फजाइया है, जो एयरफोर्स है, उस पे वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया और जो अमेरिका की सैंक्शंस थी उसकी वजह से वो उसको डेवलप नहीं कर पाया। इसलिए आपने देखा होगा कि उसके पास जो हवाई जहाज हैं वो बड़े पुराने हैं, हेलीकॉप्टर्स भी क्रैश होते रहते हैं। लेकिन उसने इसका एक ऑल्टरनेट अपना जो मिसाइल सिस्टम है उसको काफ़ी डेवलप किया है और उसका नतीजा आप देख रहे हैं किस तरह से तेल अवीव में उसने तबाही मचा रखी है। ईरान मेरे हिसाब से अभी अगर रिटेलिएट करेगा अमेरिका के खिलाफ, तो वो उसके जो बेसिस हैं उन पे अटैक करेगा जो ईरान के आसपास हैं, क्योंकि और या वो उसके जो वेसल्स हैं या जो उसके एलिमेंट्स हैं जो समुद्र में हैं, उनको वो अटैक करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे ये भी मालूम है कि अगर अमेरिका दोबारा इस तरह के कोई अटैक करता है तो ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि रशिया ने उसके सपोर्ट में कई स्टेटमेंट दिए हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर भी रशिया जा रहे हैं, लेकिन रशिया अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सामरिक
तौर पे संसाधन ईरान को दे सके। हालांकि आपने देखा होगा कि पीछे भी कई IL-76 वगैरह कुछ सामरिक संसाधनों से ईरान में आए थे, ठीक है। लेकिन जिस मतलब डिग्री की मदद वो ईरान चाहता है वो शायद ईरान उस डिग्री रशिया की न दे मदद सके। ईरान तो को रशिया रशिया यही शायद कोशिश ना कर पाए। करेगा। ब्रिगेडियर दत्ता, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा रोकूंगा, अभी आता हूं, कुछ और बड़ी खबरें वो दिखाता हूं, फिर आपके पास आते हैं। तेल अवीव में अटैक पर IRGC का दावा आया है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल से अटैक किया, IRGC ने कहा है। इजरायल की बायो वेपन फैसिलिटी को हमने तबाह कर दिया है, यह ईरान का कहना है, ईरान की सेना का। और यह भी कहा उन्होंने कि नेस जियोना में यह फैसिलिटी थी जिसको हमने तबाह किया है। तो यह बायो वेपन फैसिलिटी है इजरायल की। खुर्रम शहर 4 मिसाइल से इसको तबाह किया है, यह IRGC का दावा है। हालांकि अब हिजबुल्लाह के सूत्रों से एक बड़ी खबर आई है, इजरायल पर हमले का प्लान नहीं, अमेरिका पर भी हमले का प्लान नहीं। हिजबुल्लाह की तरफ से आया ये बयान ऐसे समय में भी मायने जरूर रखता है, लेकिन इस वक्त यही फिलहाल बयान के आधार पर खबर सामने आई है कि इजरायल पर हमले का कोई प्लान नहीं है और अमेरिका पर भी हमले का कोई प्लान नहीं है। और अमेरिका के खिलाफ हूती की चेतावनी, अमेरिकी जहाजों पर हमला करेंगे, यह कहा है हूती ने। रेड सी में वॉरशिप पर हमले के लिए तैयार, अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देंगे, यह कहा है हूती ने। हालांकि हूती से पहले भी अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाता रहा है और अमेरिका भी उसको जवाब देता रहा है, लेकिन अब ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद हूती कह रहा है कि रेड सी में, लाल सागर में हम अमेरिकी वॉरशिप को छोड़ेंगे नहीं, उन पर हमला करेंगे और अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देंगे। तो हूती की अमेरिका को धमकी, यमन भी अब जंग में शामिल होगा, अमेरिकी जहाजों पर हमला करेंगे, दुश्मन अपने जहाजों की रक्षा करे, अपने वॉरशिप हमारी सीमा से दूर रखो, यह साफ साफ हूती ने वार्निंग दी है। लाल सागर में वॉरशिप पर हमला होगा, अमेरिका के हमले का जवाब देंगे। तो मनीष झा हमारे साथ हैं और उसी जोन से हैं जहां पर यह सब कुछ घट रहा है। मनीष, रेड सी जब इजरायल और हमास के बीच चल रहा था तब भी रेड सी में हूती एक्टिव हुआ था और उसने अमेरिकी शिप्स को निशाना बनाया था, कुछ और ब्रिटिश शिप्स को निशाना बनाया था। हूती के खिलाफ कुछ देश एक साथ आए थे और उन्होंने गठबंधन करके हूती के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। तो हूती की यह धमकी क्या इजरायल ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, अमेरिका ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है, या इससे इस वॉर में कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, पहले शायद फर्क पड़े, लेकिन अब चूंकि हूती की भी जो क्षमता है उसको काफ़ी कम कर दिया गया है। चूंकि आपने रेड सी का जिक्र किया तो मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए रोहित से कहूँगा कि जरा आप मेडिटेरेनियन सी तो दिखाई दीजिए TV9 के कैमरे पर। और इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं कि दरअसल जब जंग शुरू हुई उसके बाद जो सबसे सरप्राइज़ था कि हूती और हिजबुल्लाह ने जिस तरह की चुप्पी साधी है वो बहुत ही सरप्राइज़ है। मुझे तो कई बार लगता है कि अंदर खाने लगता है ये लोग भी सेटिंग कर गए हैं और इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ कि ठीक है भाई, अगर ईरान निपट गया तो आप जो कहोगे वही मैं मान लूँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए 13 जून के बाद से वैसा कोई अटैक हूती ने भी नहीं किया है, वरना तेल अवीव में हूती के मिसाइल आते थे, हूती के ड्रोन आते थे, लेकिन अब केवल बयानबाजी होती है। बयानबाजी तो सऊदी अरब और तुर्की और कतर जैसे देश भी दे रहे हैं। असली बात यह है कि बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, निंदा करने से काम नहीं चलेगा, या फिर आप डिप्लोमेटिक प्रेशर जितना सा बना देंगे उससे काम नहीं चलेगा। इस जंग में कौन किसके साथ है यह मायने रखता है कि आप सैनिक ताकत के साथ कितने आते हैं। मसलन अगर अमेरिका को ये उम्मीद, इजराइल को ये उम्मीद थी कि अमेरिका उसके साथ आएगा तो अमेरिका आया, लेकिन अगर ईरान को उम्मीद है कि कोई देश उसके साथ आएगा, चाहे कोई भी हो, वो रूस हो, चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो, सऊदी अरब हो, हूती हो, हिजबुल्लाह हो, लेकिन उसमें से कोई अभी तक एंट्री नहीं मारा है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ईरान अकेला ये जंग नहीं लड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और जो निश्चित तौर पर पूरा इक्वेशन ही चेंज करके रख लिया है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है इस पूरे जंग के दरमियान कि जब तक इस ईरान के पास क्षमता है, ईरान वो लड़ाई लड़ता रहेगा। वो इसलिए क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर के पास 3 विकल्प है। पहला विकल्प या तो सद्दाम हुसैन की तरह लड़े, दूसरा विकल्प या तो सीरिया के राष्ट्रपति असद की तरह देश छोड़कर भाग जाए, और जो तीसरा विकल्प है वो यह है कि लीबिया के शासक गद्दाफी की तरह अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दें और बाद में फिर मारे जाएं। तो ये 3 विकल्प है, इस 3 विकल्प में जो ईरान की सत्ता चुन ले वही होना है। जी
बड़ी बात आपने समझा दी, लेकिन इस बीच हालात पर आप जरूर नजर बनाए रखें। आगे भी आपके पास हम लौटेंगे। मनीष, शुक्रिया फिलहाल ये ग्राउंड रियलिटी इस वक्त दिखाने का, क्योंकि लगातार आ रही खबरों के बीच जिस तरीके से अभी फिलहाल ईरान की तरफ से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आई है इजरायल का। ईरान पर अभी एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है और हमले के बाद दक्षिणी ईरान में बड़े धमाके सुनाई दिए गए हैं। सेंट्रल ईरान में भी आईडीएफ के अटैक को लेकर यह खबर है। हालांकि आईआरजीसी के जवानों पर यह हमला किया गया है। तो लगातार आ रही खबरों के बीच ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है अब से थोड़ी देर पहले हुए उस हमले की, जहां आपको बता दें दक्षिणी ईरान में बड़े धमाके हुए हैं और सेंट्रल ईरान में भी आईडीएफ के अटैक को लेकर खबर है। आईआरजीसी के जवानों को टारगेट किया गया है। और ईरान पर इजरायल का विध्वंसक हमला भी जारी है। ईरान के अहवाज में सैन्य ठिकानों पर इजरायल ने यहां पर हमले किए। हमले के बाद सैन्य ठिकाने में आग लग गई। तो ये देखिए, ये धुएं का गुबार देखिए, ये बताता है कितना बड़ा अटैक किया है ईरान के सैन्य ठिकाने पर इजरायल ने। ये ईरान का अहवाज है, अहवाज इलाका, जहां पर सैन्य ठिकाने पर हमला किया है इजरायल। सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद एक और बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें बुशर एयरबेस पर भी एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया है और बुशर में धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। हालांकि ईरान पर लगातार हो रहे हमलों के बीच ये एक और ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहां साफ है कि किस तरीके से एयरबेस के साथ साथ सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया किस तरीके से सीधे आईआरजीसी के जवानों पर भी हमलों को अंजाम देने का दावा किया गया। अब ये एक और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है, जहां बुशर, ईरान के बुशर एयरबेस पर ये एक और बहुत बड़ा हमला है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, और जिस बात का जिक्र किया कि बुशर में धमाकों की आवाज सुनाई दी गई, वहीं ईरान पर इजरायल जिस तरीके से विध्वंसक हमलों को अंजाम दे रहा है उसकी एक और लेटेस्ट तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसमें साफ है कि किस तरीके से अहवाज में सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। वहीं सेंट्रल ईरान में आईडीएफ के ऑपरेशन के बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई कि कैसे अब सीधे आईआरजीसी के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। और ईरान पर हमले के बाद अमेरिका से बड़ी खबर है। हमले के बाद ईरान के रिएक्शन पर ट्रंप की नजर है। आज कोई बड़ी बैठक नहीं करेंगे ट्रंप, ये जानकारी आ रही है। आज ट्रंप का सार्वजनिक कार्यक्रम भी नहीं होगा। यानी अमेरिका को लग रहा है कि कुछ ना कुछ ईरान रिएक्ट करेगा और उसीलिए ट्रंप ने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर रखी हैं। कोई पब्लिक उनका प्रोग्राम नहीं है, कोई उनका एंगेजमेंट नहीं कहीं। वो सीधे सीधे पूरी तरह से खाली हैं कि अगर ईरान की तरफ से कोई रिएक्शन आता है तो उसको देखा जाए और फिर उस पर कोई फैसला लिया जाए। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि नेटो समिट में ट्रंप के जाने में देरी है और नीदरलैंड में नेटो का यह समिट जहां सोमवार को जाने वाले थे ट्रंप। आपको बता दें ट्रंप का हेग दौरा अब छोटा रह सकता है। और जंग में अमेरिका की एंट्री तो हो गई, लेकिन ट्रंप ने कहा फिर मारेंगे। यह बड़ा उन्होंने यहां पर स्टेटमेंट दिया है। ईरान को धमकी, अब ईरान को शांति स्थापित करनी पड़ेगी, यह कहा है ट्रंप ने। ईरान शांत नहीं हुआ तो फिर हमला करेंगे, यह ट्रंप ने धमकी दी है। अगर हमला और बड़ा और अगला हमला और बड़ा और आसान होगा। ईरान के परमाणु प्लांट पूरी तरह तबाह। अगर ईरान का अटैक तो कड़ा जवाब देंगे, यह कहा ट्रंप ने। और इजरायल की तारीफ की। नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। ऐसी टीम बनी जैसे पहले कभी नहीं थी। इजरायली सेना ने शानदार काम किया। 40 सालों से ईरान की धमकी का अंत हुआ, पहले ही तय कर लिया था, अब और नहीं। तो सवाल यहां पर ये प्रोफेसर राजन, ट्रंप मतलब पहले कुछ और कहते हैं, कुछ और करते हैं। 2 हफ्ते का समय उन्होंने कहा था कि ईरान के लिए चाहिए और उन्होंने अटैक कर दिया 2 दिन में। यहां पर अगर ट्रंप कह रहे हैं कि अगला अटैक फिर करेंगे, तो यानी वो वही बात है कि ईरान से कह रहे हैं कि अभी भी मान जाओ, नेगोशिएट कर लो, अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बंद कर दो, या इस स्टेटमेंट के पीछे कुछ और भी देखते हैं आप? देखिए, ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनके बारे में एक ही चीज़ कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है। उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। आपने देखा कि नेगोशिएशन जब चल रहा था उसमें इजरायल ने हमला किया, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि 2 हफ्ते का टाइम बताया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे उन्होंने उस दरमियानी हमला कर दिए।
तो ट्रंप पे बिल्कुल भरोसा इस इशू को नहीं कर सकता। और अगर ईरान की दृष्टिकोण से देखेंगे तो मान लीजिए निगोशिएशन करते हैं और ऐसे लीडर से जिन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो क्या उन पे भरोसा करके यह किस ढंग का निगोशिएशन करेंगे? तो ईरान इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला है। अब मुझे लगता है कि अभी जंग का दायरा काफ़ी बढ़ने वाला है, और जो टारगेट्स हैं ईरान के, इजराइल के अलावा दूसरे टारगेट्स भी अब मुझे लगता है होने वाला है। यह जरूर है कि ईरान भी थोड़ा डरा हुआ है। ईरान की भी कोशिश है कि पूरी तरह से एक ओपन वॉर के रूप या नहीं ले ले, और अभी भी ईरान अभी लिमिटेड स्ट्राइक ही कर रहा है, क्योंकि जो अमेरिका के लगभग 40,000 सैनिक उनके टारगेट एरियाज में जो वेस्ट एशिया में डिप्लॉय हैं, कतर में है, जॉर्डन में है, इराक में है, सऊदी अरब इत्यादि देशों में है, खाड़ी में उनके जो समुद्री जहाज हैं वहाँ हैं। तो वैसे में ईरान इन सारे देशों को, इन सारे जगहों पे टारगेट कर सकता है, लेकिन वह भी नहीं चाहता है कि इस ढंग की स्थिति हो जिसमें कि अमेरिका पूरी तरह से इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि उसको लगता है कि शायद अगर लिमिटेड स्ट्राइक करेगा तो अभी भी एक संभावना है कि शायद अमेरिका यहीं पे रुक जाए, यानी कि और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। लेकिन मुझे लगता है कि ईरान अभी हमले करेंगे, क्योंकि अगर हमला नहीं भी करता है तो भी अयतुल्ला खामेनी का जो रेजिम है वह जाने वाला है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका यहाँ पे नहीं रुकने वाले हैं। यह मान के चले, उनकी पॉलिसी केवल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को खत्म करना नहीं है, उनकी पॉलिसी है पूरे रेजिम को बदलना, और वही कोशिश हो रही है। जो इस डिस्कशन हो रहा है वॉशिंगटन में कि ग्राउंड फोर्सेस वो भेजें कि नहीं, रियल इशू अब उनके पास यह है कि क्या मिसाइल के माध्यम से वो रेजिम चेंज कर पाएंगे या उनको ग्राउंड फोर्सेस भेजने की जरूरत पड़ेगी। बड़ी बात आपने समझाई, लेकिन इस बीच जिस तरीके से फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसको लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान के गदीर बेस पर हमले को लेकर खबर है, और ये गदीर बेस पर इजराइल का वो हमला है जहां IRGC के सैन्य बेस पर हमले के बाद धमाके हुए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। तनाव बढ़ने पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है, ये कहा है पीएम मोदी ने। डायलॉग डिप्लोमेसी से हल निकलेगा। मोदी पेजेश्कियान के बीच 45 मिनट तक बात हुई है। ईरानी राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री मोदी से बात के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पेजेश्कियान ने भारत को दोस्त कहा और क्षेत्रीय शांति के लिए भारत की साझेदारी की भी बात कही। क्षेत्रीय शांति के लिए भारत जरूरी है। ईरान ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा और जंग के बीच भारत के रुख के लिए शुक्रिया कहा गया। हालांकि पीएम मोदी ने क्या कहा, गौरव, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। इसमें पीएम मोदी ने क्या कहा, गौरव? बिल्कुल, तो पीएम मोदी ने कहा मौजूदा हालात पर पेजेश्कियान से बात की है, जंग के बीच तनाव बढ़ने पर चिंता जताई है, तुरंत तनाव कम करने पर जोर दिया है। डायलॉग डिप्लोमेसी से तनाव कम करें, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, स्थिरता जरूरी है। 45 मिनट तक ये बात चली है। हालांकि दत्ता सर, इस बीच एक सवाल उस आधार पर, जहां क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करते हुए ईरान को अब टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है? ये सवाल उस लिहाज से कर रही हूं क्योंकि ईरान भी क्या कहीं ना कहीं अभी टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, उस लिहाज से जहां वो ये दिखा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अगर वो ब्लॉक करता है तो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए किस तरीके से मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो रेड सी में जो हुती ने किया था, उसने बहुत हद तक 15% समुद्री व्यापार को कम कर दिया है। इस लिहाज से भी एक सवाल करूं, अमेरिका जिसने साफ एक बार फिर से दोहराया कि किस तरीके से ईरानी परमाणु मिशन को नष्ट करने में वो कामयाब रहे, एक और एटमी स्थलों पर हमले का ये सफल ऑपरेशन, जिससे साफ है कि किस तरीके से अमेरिका ने एक चीज बड़ी अहम कही है यहाँ पर उन्होंने, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ किया है कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई भी खतरा हमारे ऊपर, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, हमारे अलाइज के ऊपर, हमारे पार्टनर्स के ऊपर होगा तो हम स्विफ्टली और डिसाइसिवली, यानी हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत निर्णायक तरीके से हमला करेंगे, और वो हमने किया है और ईरान को ये समझ में आना चाहिए। इसी आधार पर मैंने दत्ता सर से ये सवाल किया था कि क्या इस हमले के बाद ईरान को बातचीत के लिए टेबल पर लाने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो चुके हैं ट्रंप? और सवाल हॉर्मुज स्ट्रेट का भी इसीलिए बार बार आ रहा है क्योंकि वो ईरान का एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है, जहां वो अपनी कंडीशंस पर भी ट्रंप से बातचीत कर सकते हैं। दत्ता सर, आपके पास आऊं उससे पहले एक ये
खबर उसी बारे में है जहां हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की वॉर एक्सरसाइजेस हो रही हैं और कई वॉरशिप हॉर्मुज स्ट्रेट पहुंचे हैं। ईरानी नेवी और आईआरजीसी के वॉरशिप की ये एक्सरसाइज जिस टाइम में की जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद अगर ईरान करता है तो ये एक और बहुत बड़ी खबर होगी। हालांकि इस खबर को दर्शक इस लिहाज से भी समझ लें कि ये एक और बहुत बड़ा ऑयल रूट है जो ग्लोबली लगभग 20 से 30% इफेक्ट कर सकता है। ऐसे में ईरान अगर इस रूट को बंद करने का फैसला लेता है आज के टाइम में तो ये एक और बहुत बड़ी खबर है। गौरव, बिल्कुल, तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ी खबर है। ईरानी अफसरों ने ऑयल शिप रोक दिया है। यूरोप जाने वाले ऑयल शिप रोके गए हैं। यूरोप जाने वाले ऑयल शिप्स को हॉर्मुज से जाने की इजाजत नहीं है। और हॉर्मुज स्ट्रेट, जैसा कि सुरभि कह रही थी, क्या यह ईरान का ब्रह्मास्त्र होगा? क्योंकि दुनिया भर में जितना ऑयल जाता है गल्फ से, उसमें से 20% इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर जाता है। और अगर ईरान इसको रोक देगा तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि ये ईरान का फैसला चीन को भी पसंद नहीं आएगा। वो भी बहुत हद तक इस रूट पे डिपेंड करता है इंपोर्ट होने में। लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन उस लिहाज से समझ लीजिए कि ईरान का ये बड़ा फैसला अगर सामने आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट ठप अगर ईरान करेगा, फिलहाल इसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन जान लीजिए। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच और खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का ये समुद्री रास्ता है। करीब 34 किलोमीटर संकरा समुद्री इलाका है ये। दोनों दिशा से करीब 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन, पूरा इलाका ईरान के नियंत्रण वाला है। इसे इस लिहाज से भी समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर टोटल 8 आइलैंड हैं तो उनमें से 7 आइलैंड्स पर ईरान कंट्रोल करता है। दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का ये रूट है। हॉर्मुज ठप होने पर ही ऑयल की कमी जरूर हो जाएगी और अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका जो असर होगा उस लिहाज से दत्ता सर, ये सिचुएशन क्या ईरान और अमेरिका के बीच डायलॉग पर आने के लिहाज से लिया जाने वाला एक और बहुत बड़ा ईरान की तरफ से फैसला हो सकता है। इसीलिए मैंने इसे ईरान का ब्रह्मास्त्र कहा, क्योंकि वो जाहिर सी बात है अमेरिका को अपनी कंडीशंस पर जरूर टेबल पर बात करने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसे में देखिए, अमेरिका के इसमें ट्विन इंटरेस्ट थे। पहली बात तो उन्होंने ये कहा था कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं या जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन है या एनरिचमेंट है उसको ईरान बंद करे। दूसरा, अमेरिका चाहता था चेंज ऑफ रिजीम। तो इस हमले के बाद आप देखिए जिस तरह से खबरें आ रही हैं ईरान से कि अयतुल्लाह खमनेई अपने जो सक्सेसर है उसमें 2-3 नाम जो चल रहे हैं चर्चा में, अगर ये बात सच है तो इसका ये मतलब एक यही निकलता है कि ईरान एक तरह से तैयार हो गया है कि साहब हम चेंज ऑफ रिजीम जैसा आप चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। रही बात न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की, क्योंकि जिस तरह के अटैक हो रहे हैं या और हो सकते हैं तो उसमें यकीनन ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इनऑपरेटिव हैं और इन्हें अभी कई वर्ष लगेंगे दोबारा अपने रेल्स पे आने पे। तो अमेरिका ने अपना जो टर्मिनल ऑब्जेक्टिव है वो काफी हद तक अचीव मतलब कर लिया है। लेकिन ईरान को भी आप बिल्कुल कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जिस तरह की मतलब शक्ति वो है और जहां किसी भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या सर? ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करेगा, ब्रिटिश शिप को ऑलरेडी घेर लिया उन्होंने। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के बुशहर बेस पर हमले का वीडियो सामने आया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आ गया है। ये देखिए, अभी बुशहर की खबर हम आपको दिखा रहे थे। बुशहर एयर बेस पर अटैक का एक वीडियो सामने आया है, कैसे इजराइल ने यहां पर यह हमला किया। ये धुएं का गुबार आपको बता रहा है इस हमले की इंटेंसिटी, इस हमले का यहां पर असर। ईरान की आठवीं साइट को बनाया गया निशाना, वहीं लगातार इजराइल की तरफ से ऑपरेशन जारी है जहां ईरान के बुशहर बेस पर हमले की ये लेटेस्ट तस्वीर आप देख रहे हैं, जिससे साफ है कि इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक्स के जरिए इन्हें टारगेट कर रहा है। प्रोफेसर राजन और ब्रिगेडियर दत्ता, थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे आपसे फिर जुड़ेंगे और बातें करते रहेंगे इस बारे में, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर है अमेरिकी एयरबेस। ईरानी हमलों से निपटने के लिए अमेरिकी नेवी को अब तैयार कर दिया गया है। F-22, F-16, F-35 किसी भी वक्त उड़ान के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अमेरिकी बेस अलर्ट पर हैं।
मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 36 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी हैं और सब वॉर रेडी मोड में हैं। हालांकि अमेरिका का अभी गौरव ये बड़ा बयान भी सामने आ चुका है कि ईरान को अमेरिका की बात माननी चाहिए क्योंकि ट्रंप किसी भी हालात में युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन आज के इस हालात में किस तरीके से हाई अलर्ट पर अमेरिकी बेसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अलर्ट पर अमेरिकी बेस, और सबसे बड़ी बात जहां अमेरिकी F-22, F-16 और F-35 लड़ाकू जेट मिडिल ईस्ट में मौजूद है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 36 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी मौजूद है। गौरव, बिल्कुल, अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 5 डिस्ट्रॉयर मिडिल ईस्ट में अलर्ट हैं। मिडिल ईस्ट में 10 अमेरिकी बेस को आसानी से हिट कर सकता है ईरान। ईरान को अमेरिकी बेस और नेवी ठिकानों पर हमले के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है। ईरान पर अमेरिका के बहरीन, कतर और यूएई के बेस आसानी से मिसाइल हमला कर सकते हैं। और ईरान से बड़ी खबर है, ईरान के याज में हुए हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद तेज धमाके हुए हैं ईरान के याज में। ये ईरान के याज की एक और खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए जहां पर इजरायली हमले के बाद धमाके हुए हैं। तेज धमाकों से दहल गया आसपास का इलाका। और तेल अवीव में थैंक यू ट्रंप के पोस्टर लगे हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। ईरान पर हमले के बाद धन्यवाद दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि आज ट्रंप के सामने आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया था, उसके बाद ये तस्वीरें अब सामने आई हैं जहां तेल अवीव में थैंक यू ट्रंप के पोस्टर लगे हैं। आप समझिए किस तरीके से हालात के बीच ईरान का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए अमेरिका, जिसने अब सीधे ईरान को टारगेट किया है, एटमी साइट्स को निशाना बनाया गया है। नेतन्याहू ने सुबह धन्यवाद दिया था और इस बीच ये एक और तस्वीर, क्योंकि ट्रंप का भी बयान जहां उन्होंने इस सक्सेसफुल ऑपरेशन में नेतन्याहू और उनके सहयोग का भी जिक्र किया। और तेल अवीव में फिलहाल थैंक यू ट्रंप के ये पोस्टर्स अब लगे हैं। ईरान पर हमले के बाद धन्यवाद दिया गया। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट के जो पोस्टर लगाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं, जो कि तेल अवीव में लगाए गए। इस बीच एक जानकारी आई है, इस ऑपरेशन का नाम अमेरिका ने दिया है मिडनाइट हैमर। जो ऑपरेशन रात में किया अमेरिका ने उनके ईरान के न्यूक्लियर जो प्लांट्स पर हमला करने की। आपको 2 तस्वीरें दिखा रही, 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले की है, जहां पर इसमें लिखा गया है फिनिश द जॉब, यानी ट्रंप से ईरान पर हमले की बात कही जा रही है। और जब अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर, तो उसी जगह पर ट्रंप को शुक्रिया अदा करते हुए लिखा गया थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक जगह मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब, यानी काम पूरा करिए। और जब उन्होंने वो हमला कर दिया तब लिखा हुआ है थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। ये 2 पोस्टर तेल अवीव से। और फोर्डो प्लांट को लेकर सबसे नई जानकारी फिलहाल सामने आ चुकी है, जहां फोर्डो प्लांट में नहीं हुआ ज्यादा नुकसान। पहले ही ईरान ने इस फोर्डो प्लांट को खाली करा लिया था। 19 से 20 जून की तस्वीरों में ये सबूत के तौर पर सामने आ रहा है। फोर्डो प्लांट पर कई गाड़ियां पहुंची थी। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद गौरव, एक सवाल ये भी था कि आखिर न्यूक्लियर साइट से आप इंपॉर्टेंट चीजों को हटाने में कुछ हद तक कामयाब जरूर हुए होंगे, लेकिन इस पूरी साइट को जिस तरीके से टारगेट किया गया है उसमें बड़े नुकसान का दावा किया गया। लेकिन दावा यह भी कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। पहले ही ईरान ने खाली कर दिया था फोर्डो प्लांट और ये तस्वीरें सामने आई थी जहां गाड़ियों का बकायदा एक पूरा काफिला नजर आ रहा है। इन्हीं गाड़ियों से प्लांट को खाली करने का भी दावा किया गया। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 14 GBU-57 बॉम्ब इस्तेमाल किए गए हैं। 14 बॉम्ब, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर 14 बॉम्ब गिराए गए हैं तो अब ये कौन असेस करेगा कि इन बॉम्ब से कितना नुकसान हुआ। ईरान लगातार एक्सपर्ट साफ तौर पर ये मान रहे हैं कि जो टॉप लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे जाहिर सी बात है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जरूर कर दिया गया। यानी ईरान को अपने परमाणु मिशन में 10 से 15 साल तो फिलहाल पीछे कर ही दिया गया है। बिल्कुल। 3 तस्वीरें एक साथ 19, 20 और 21 जून की देखना जरूरी है, क्योंकि यही जो तस्वीरें लगातार सामने आई थी उन्हीं के तहत दावा यह किया गया था गौरव कि कैसे यहां से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अब देखिए ये 19 जून की तस्वीर है। यहां पर भी हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, गाड़ियां दिखती हैं। ये 20 जून की है, यहां गाड़ियां नहीं दिखती लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही दिखता है। 21 जून में भी वैसा ही कुछ यहां पर दिख रहा है। और आपको जो तस्वीरें दिख रही इनके जरिए दावा किया जा रहा है कि हमले से पहले ही न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को या यूरेनियम को वहां से हटा दिया गया कई गाड़ियों की मदद से, और प्लांट का एंट्री और एग्जिट गेट ब्लॉक कर दिया गया था। क्योंकि ये 19 जून, 20 जून और 21 जून की तस्वीरों में
अगर आप 19 जून की तस्वीर को हटा दें तो 20 और 21 जून की तस्वीर में कोई ज्यादा अंतर यहां दिखता नहीं है सुरभि। लेकिन किस हद तक, क्या वाकई कुछ घंटों में इसे हटाना संभव है? हाँ। ये एक और सबसे बड़ा सवाल एनालिसिस की तरफ से भी उठाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका बड़े दावे कर रहा है। न्यूक्लियर साइट को टारगेट करने का जो ऑपरेशन था उसमें वो सफल रहा। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी हमले का विरोध अब शुरू हो गया है और लैटिन अमेरिकी देशों ने जिस तरीके से इसकी निंदा की है उसको लेकर खबर आई है। लैटिन अमेरिकी देशों ने शांति की अपील की है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी हमले से इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है।